जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजीके फ्री क्लास। आज हम बीएड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं बीएड का, जो कि है पेपर 1 जो है बाल अवस्था एवं उसका विकास, इंग्लिश में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये पेपर 1 है, फर्स्ट ईयर का पेपर है। इसके इकाई 3 यानी लेसन 3 पे चर्चा करेंगे। लेसन 3 है विकास के परिदृश्य। इससे पहले 2 लेसन का चर्चा लगभग 12 से 13 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। ये क्वेश्चन पूछा गया 2019-21 के सेशन में। क्वेश्चन नंबर 2 है वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयामों की विवेचना करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन का जो है रिवीजन एक तरह से समझा के आपको बताएंगे, ताकि इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसे लिख पाइएगा। आने वाले वीडियो में आपको हम 3, 4 और 5 क्वेश्चन जो है बताएंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आने वाले वीडियो आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन दोनों क्वेश्चनों को। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको यह वीडियो। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। यानी बालकों में जो विकास होता है उनको कौन कौन सा जो है कारक प्रभावित करते हैं, उनका जो है संपूर्ण तरीके से वर्णन करना। विवेचना मतलब वर्णन करना ही होता है, वर्णन करना है। तो आइए देखते हैं, इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले निम्न कारक होते हैं, यानी निम्नलिखित कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला कारक जो होता है ये होता है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि वंशानुक्रम कारक। ये कैसे प्रभावित करते हैं आइए उसको देखते हैं। देखिए, वंशानुक्रम संबंधी कारक गर्भाधारण के समय माता पिता से जीन्स और क्रोमोसोम्स के रूप में बालक में प्रवेश करती है। तो जब माँ गर्भावस्था में रहती है तो उस टाइम जो है गर्भावस्था होने लगती है, तो उनके माता पिता के जीन्स और क्रोमोसोम जो है बालक में प्रवेश करती है। ये जीन्स और क्रोमोसोम ही बालक की अभिवृद्धि एवं विकास के मूल कारक होते हैं, और ये बाद की अवस्थाओं में बालक में प्रकट होते हैं। बालक की ऊंचाई, भार, आँखों का रंग, त्वचा, बालों की प्रकृति, शारीरिक गठन, तंत्रिका तंत्र आदि वंशानुक्रम से ही प्रभावित होते हैं। वंशानुक्रम से आई गुणवत्ता ही बालक की अभिवृद्धि और विकास के लिए नींव का कार्य करती है। नींव मतलब फाउंडेशन का कार्य करती है। यदि वंशानुक्रम का योगदान बालक के लिए संतोषप्रद होता है तो आगे के जीवन में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त करने के लिए कम वातावरणीय दबाव की आवश्यकता रहती है। देखिए, अतः वंशाक्रम व्यक्ति के जीवन में विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक तरह से जो है जेनेटिक फैक्टर भी बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा फैक्टर है कि जैविक कारक यानी बायोलॉजिकल फैक्टर, ये भी अहम भूमिका निभाता है बालक के विकास में। कैसे, ये उसको देखते हैं। देखिए, बालक की अभिवृद्धि और विकास में उसकी जैविक संरचना और उसके संबंधित तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके प्रभाव का निम्नलिखित बिंदुओं में वर्णन किया जा रहा है। इस तरह से जो है जैविक यानी बायोलॉजिकल फैक्टर बालक को प्रभावित करता है विकास के क्षेत्र, विकास होने में। तो आइए उसको पॉइंट बाय पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, जो बालक शारीरिक रूप से कमजोर है और उसके अंदर आंतरिक कमी है, तो वह प्राय मतलब वह बालक जो है प्राय बीमार रहता है, जिसके कारण उसकी शारीरिक अभिवृद्धि के साथ मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उसे संतोषप्रद परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। मतलब जो बालक जो है अंदर से कमजोर होता है, उनका एक तरह सही तरीके से विकास नहीं होता है। ये दूसरा है कि बालक का तंत्रिका तंत्र किस तरह से प्रभावित करता है विकास के क्षेत्र में। देखिए, बालक का तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम
जो उसकी प्रत्येक गति को नियंत्रित करता है भी उसके ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करता है। तीसरा पॉइंट है बालक अथवा व्यक्ति की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी उसे जन्म से प्रभावित करती रहती है। इस ग्रंथियों की सामान्य प्रक्रिया व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। एक ही ग्रंथि के असामान्य कार्य करने से व्यक्ति की अभिवृद्धि एवं विकास में असामान्यता आ जाती है। चौथा पॉइंट है बालक की शारीरिक में विद्रूपता। ठीक है, इसको देखते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं डिफेक्टिव कंस्टिट्यूशन मेकअप। जो है ये क्या होता है, शरीर में जो भद्दा दाग हो जाते हैं या उसके चेहरे पे कद छोटा होता है, इसको देख लेते हैं पहले। देखिए, जैसे भद्दा चेहरा, नाटा कद आदि के कारण उसमें आत्महीनता की भावना पैदा हो जाती है। यानी कि जो बच्चा का जो चेहरा जो है भद्दा हो जाता है या उसका लंबाई जो है छोटा हो जाता है, ये सब कारण जो उसकी आत्महीनता में जो है हीन की भावना पैदा हो जाती है, जिसके कारण उसे समायोजन करने में समस्या पैदा होती है और इस कारण उसकी अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित होता है। ये सब जो था जैविक कारण था। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, वातावरणीय कारक किस तरह से बालक के विकास में जो है ये प्रभावित करता है। देखिए, बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक वे होते हैं जो उसकी बाहरी वातावरण, देखते हैं आगे, में उपलब्ध होते हैं। ये वातावरणीय कारक तभी से अपना प्रभाव डालना प्रारंभ कर देते हैं जब बालक माँ के गर्भ में आता है। ये वातावरणीय कारक निम्नलिखित है। पहला है माँ के गर्भ के चारों ओर का वातावरण। दूसरा है बालक के जन्म के बाद का वातावरण। पहले समझते हैं माँ के गर्भ के चारों ओर का वातावरण कैसे कैसे प्रभावित करता है बालक के विकास में। देखिए, गर्भ के चारों ओर का वातावरण। गर्भधारण के पश्चात माँ के पेट में जो गर्भ पलता है उस पर गर्भावस्था के दौरान उसके पोषण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मतलब जिस टाइप से उसकी माँ पोषण लेती है यदि अच्छा लेती है तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, शारीरिक संरचना अच्छा होता है। यदि कुछ भी नशीली पदार्थ ये रहता है तो उसका शारीरिक संरचना सही ढंग से नहीं हो पाती है। देखिए, यह पोषण बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। इससे संबंधित कुछ कारक निम्नलिखित है। तो आइए देखते हैं क्या क्या कारक हैं इसके। देखिए, गर्भावस्था में माँ का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य किस तरह का रहता है, वो भी गर्भावस्था में बालक का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, दूसरा है गर्भावस्था में गर्भ में शिशुओं की संख्या भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, गर्भ में पोषण के लिए माँ द्वारा ग्रहण किए गए आहार की मात्रा ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गर्भावस्था के दौरान गर्भ पर किन्हीं हानिकारक किरणों का प्रभाव ये भी अहम भूमिका निभाती है। असामान्य और सामान्य डिलीवरी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बालक के विकास के क्षेत्र में। गर्भ के अंतर या अंदर शिशु पर किसी प्रकार का आघात, यदि गर्भ के अंदर शिशु को किसी प्रकार का आघात होता है तो यह भी विकास के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाता है। आइए दूसरा है जन्म के बाद का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो जो बालक के विकास में अहम भूमिका निभाए। देखिए, जन्म के बाद उसके चारों ओर के वातावरण में कई स्थितियां या दबाव ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। ऐसे ही कुछ कारक निम्नलिखित है। पहला है जीवन के किसी प्रकार की चोट अथवा दुर्घटना होती है, ये भी अहम भूमिका उसका इम्पैक्ट पड़ता है बालक पे। स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण, पोषण और चिकित्सा सुरक्षा यदि अच्छा हो तो अच्छा विकास होता है बालक में। तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा दी गई सुविधाओं की मात्रा एवं गुण। ये सुविधाएं निम्नवत है यानी निम्नलिखित है। क्या क्या होती है आइए उसको देखते हैं। देखिए, माता पिता एवं अभिभावकों द्वारा देखभाल की व्यवस्था किस तरह से होती है ये। दूसरा है माता पिता एवं परिवार का आर्थिक स्तर किस तरह से, यदि माता पिता या परिवार की आर्थिक स्तर ऊंचा रहता है तो बालक का भी विकास अच्छे तरीके से होता है। यदि थोड़ा सा आर्थिक स्थिति नीचे रहता है तो थोड़ा सा दिखने के लिए मिल जाता है उस बालक पे। तीसरा है पड़ोस के व्यक्ति एवं वातावरण। पड़ोस के व्यक्ति का भी चरित्र या किस तरह के रहते हैं और आसपास के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है बालक के विकास के क्षेत्र में। देखिए, बालक को दी गई विद्यालयी शिक्षा का भी प्रभाव देखने मिलता है। बालक के मित्र एवं साथियों के साथ संबंध किस तरह का है, किस तरह का मित्र है, किस तरह का साथी, उसका प्रभाव दिखने
मिलता है। बालक और उसके परिवार को जाति, धर्म, नागरिकता आदि से संबंधित उपचारात्मक एवं गुणात्मक सुविधा किस तरह की होती है, इसका भी प्रभाव दिखने मिलता है बालक पे। देखिए, बालक को दी गई शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों की गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुविधाएं किस तरह की है, इसका भी इम्पैक्ट दिखने मिलता है बालक पे। देखिए, बालक जिस समाज और देश में रहता है, वहाँ के नियम कैसे हैं, उसका भी प्रभाव दिखने मिलता है बालक पे। देखिए, उपयुक्त वर्णित तथ्यों से यह प्रकट होता है कि बालक की अभिवृद्धि एवं विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों ही अपना प्रभाव डालते हैं और उसके जीवन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, शारीरिक कारण यानी फिजिकल फैक्टर भी अहम भूमिका निभाता है बालक के विकास के क्षेत्र में। देखिए, शारीरिक कारण निम्न प्रकार से हैं। पहला है पौष्टिक भोजन। इसका पौष्टिक भोजन मतलब बालक को अच्छा तरीका से या संतुलित आहार मिले तो उसका विकास एक समायोजन तरीके से होता है। आइए इसको देखते हैं। बालक का स्वास्थ्य एवं स्वाभाविक विकास विशेष रूप से पौष्टिक तथा संतुलित आहार पर निर्भर होता है। इस संबंध में सोरेंस एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार इसने कहा था कि ने कहा है, पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु और शारीरिक विकास का परम मित्र है। यदि पौष्टिक भोजन जो जो बच्चा लेता है, जब बच्चा थकान हो जाता है तो उसका जो है मतलब बच्चा जब थकान होता है तो पौष्टिक आहार लेता है तो वो एकदम अच्छे तरीके से रहता है और शरीर के शारीरिक विकास में भी एक अहम भूमिका निभाता है पौष्टिक भोजन। दूसरा है नियमित दिनचर्या। क्या होता है? देखिए, बालक के शारीरिक विकास पर नियमित दिनचर्या का प्रभाव पड़ता है। उसके खाने खाने, पीने, पढ़ने, लिखने, सोने आदि के लिए समय निश्चित होना चाहिए। अतः स्वास्थ्य एवं स्वाभाविक विकास के लिए बालक में आरंभ से ही नियमित जीवन बिताने की आदत डालनी चाहिए। इसका भी प्रभाव किस तरह से अच्छे तरीके से हो, नियमित दिनचर्या रूटीन अच्छा से हो, तो अच्छा प्रभाव दिखने मिलता है विकास के क्षेत्र में। तीसरा है निद्रा एवं विश्राम। देखिए, शरीर के स्वास्थ्य विकास के लिए निद्रा और विश्राम आवश्यक है। अतः शिशु को अधिक से अधिक सोने देना चाहिए। 3 या 4 वर्ष के शिशु के लिए 12 घंटे की निद्रा आवश्यक है। बाल अवस्था और किशोरावस्था में देखिए, बाल अवस्था में 10 घंटे की नींद लेना चाहिए बालक को और किशोरावस्था में 8 घंटे की निद्रा पर्याप्त होती है। बालक को इतना विश्राम मिलना आवश्यक है जिससे कि उसकी क्रियाशीलता से उत्पन्न होने वाली थकान पूरी तरह से दूर हो जाए, क्योंकि थकान उसके विकास में बाधक सिद्ध होती है। चौथा है व्यायाम, खेलकूद एवं मनोरंजन। ये भी विकास के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाता है। देखिए, सदैव काम करते रहना तथा खेल-कूद न करना, मनोरंजन के अवसर न मिलना बालक के विकास को मंद कर देता है। इस प्रकार शारीरिक विकास के लिए व्यायाम और खेल-कूद अपरिहार्य होते हैं, मतलब महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ मनोरंजन एवं मनोविनोद भी शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 5वां है प्रेम। बालक के शारीरिक विकास पर माता-पिता तथा अध्यापक के व्यवहार का भी काफ़ी असर पड़ता है। यदि बालक को इन इनसे प्रेम और सहानुभूतियाँ नहीं मिलती है तो वह काफ़ी दुखी रहने लगता है, जिससे उसके शरीर का संतुलित और स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है। उसका विकास कुंठित हो जाता है। छठा पॉइंट है सुरक्षा। ये भी अहम भूमिका निभाता है। देखिए, शिशु या बालक के सम्यक विकास के लिए उसमें सुरक्षा की भावना अति आवश्यक है। इस भावना के अभाव में वह भय का अनुभव करने लगता है और आत्मविश्वास खो बैठता है। ये दोनों बातें उसके विकास को अवरुद्ध कर देती है। 7वां पॉइंट है पारिवारिक परिवेश यानी फैमिली एनवायरनमेंट। परिवार ममता का स्थल होता है। ममता, मैत्री, वात्सल्य, प्रफुल्लता, स्नेह, सहयोग, संरक्षण, सहानुभूति परिवार में ही सुलभ होते हैं। अतः उपयुक्त शारीरिक विकास के लिए उपयुक्त पारिवारिक परिवेश नितांत आवश्यक होता है बालक के विकास के क्षेत्र में। आपको 7-8 पॉइंट बताए किस तरह से बालक में विकास होता है। आप यदि एक बार में नहीं समझ पाए तो एक बार और देख लीजिए, यहाँ से रोक के पीछे करके, ताकि अच्छे से सब पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। सिर्फ पॉइंट आपको याद रहेगा तो आप एक तरह से लिख सकते हैं बना के। क्वेश्चन नंबर 2 है वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयामों की विवेचना कर दें। वृद्धि और विकास जो है बालक में होता है, उनके जो है विभिन्न आयाम पर विवेचना करना यानी कि एक्सप्लेन करना है इसको।
आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये। देखिए, सामान्यतः वृद्धि एवं विकास के निम्नलिखित महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। पहला है शारीरिक वृद्धि चक्र, यानी फिजिकल ग्रोथ साइकिल। चक्र शब्द का अर्थ यह होता है कि शारीरिक वृद्धि नियमित दर के अनुसार नहीं होती है, वरन यह विभिन्न गति के। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, कालचक्र एवं अवस्थाओं या असमानता के अनुसार होता है। कभी वृद्धि तीव्र गति से तो कभी धीमी गति से होती है। वृद्धि जो है बालक में कभी तीव्र गति से होती है तो कभी धीमी गति से होती है। यदि बालक के वजन में वृद्धि लगातार उसी प्रकार होती रहेगी जिस प्रकार जन्म के प्रथम वर्ष के दौरान थी, इस प्रकार वह सामान्यतः जन्म के समय से 3 गुना हो जाती है। यदि प्रथम वर्ष में जो है वृद्धि तेज गति से होती है, इसी दौरान होता होता रहता है वृद्धि तो बालक में, तो वह जन्म से जो है जन्म के समय जितना वजन था उसका 3 गुना वजन हो जाएगा। देखिए, वृद्धि पर हुए अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि वृद्धि के 4 विभिन्न काल होते हैं। तो वृद्धि के जो है 4 विभिन्न काल होते हैं। कौन-कौन सा होता है? आइए देखते हैं। इनमें से 2 धीमी वृद्धि के काल तथा 2 तीव्र गति के काल कहे जाते हैं। 2 जो होते हैं वो धीमी वृद्धि के काल होते हैं और 2 जो होते हैं तीव्र तीव्र गति के काल होते हैं। देखिए, गर्भावस्था के दौरान तथा जन्म के पश्चात 6 माह तक वृद्धि की दर तीव्र या तेज होती है। वृद्धि का पहला चक्र, जिसमें वृद्धि तेज गति से होती है, जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। वृद्धि की तेज गति जो है जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। उसके पश्चात वृद्धि की दर जो है गति धीमी होना प्रारंभ हो जाती है तथा उत्तर बाल अवस्था या लैंगिक परिपक्वता आने तक धीमी गति से तथा सापेक्षिक रूप से एक समान वृद्धिकाल चलता है। मतलब जन्म से 2 वर्ष तक जो वृद्धि होती है वो तेज होती है। जैसे ही बाल अवस्था में प्रवेश करता है, यानी 6 वर्ष 2 उत्तर बाल अवस्था मतलब 2 1 से 2 से ऊपर जैसे ही जाता है, वृद्धि की गति जो है धीरे-धीरे धीमी हो जाती है। ठीक है? तो आइए अब आगे देखते हैं। इसका दूसरा चक्र जो है, ये भी देखते हैं। देखिए, इसका दूसरा चक्र 8 से 11 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है तथा उत्तर बाल्यावस्था आने तक चलता है। यह अवधि धीमी गति से की होती है। उत्तर बाल्यावस्था में जो है गति जो है ये धीमी गति से होती है। इसके तीसरे चक्र में जो 11 वर्ष के पश्चात प्रारंभ होकर 15 या 16 वर्ष तक चलता है, यानी कि ये किशोरावस्था में पहुँच गया। इसके पश्चात वृद्धि पुनः तीव्र हो जाती है। इसके पश्चात परिपक्वता परिपक्वता हम आपको समझाएँ, कोई भी चीज़ को बार-बार करने से, अभ्यास करने से एक तरह से उनको अभ्यास हो जाता है। आप ही जब कभी कोई चीज़ बार-बार करते हैं तो उनका अभ्यास हो जाता है, वही होता है परिपक्वता। देखिए, अंत तक की वृद्धि की धीमी गति का काल ही रहता है। वृ वृद्धावस्था तक चौथे चक्र में पर्याप्त की गई लंबाई वही बनी रहती है, परंतु वजन या भार में परिवर्तन दिखाई देते हैं। देखिए, यद्यपि यह वृद्धि चक्र सार्वभौमिक है कि मतलब सभी के लिए समान है, किंतु फिर भी यह ध्यान देने योग्य बात है कि बालकों की शारीरिक वृद्धि की दर एक दूसरे से भिन्न होती है। इनके लिए आदर्श या सिद्धांत इस प्रकार तैयार किए जाते हैं कि वे एक दूसरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक बालक अपनी स्वयं की विशिष्ट शैली से बढ़ता है, फिर भी प्रत्येक बालक एवं बालिका अपनी वृद्धि के तरीके में अनुकूलता या दृढ़ता का प्रदर्शन करते हैं। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, वृद्धि के चक्र का समान प्रभाव किस तरह से होता है बालक में। देखिए, कॉमन इफेक्ट ऑफ ग्रोथ साइकिल्स। देखिए, वृद्धि के कुछ सामान्य प्रभाव निम्नलिखित है। पहला है समायोजन में कठिनाई। देखिए, तीव्र वृद्धि के समय चक्र में लगातार नए समायोजन करने की आवश्यकता होती है। जब बालक में तीव्र वृद्धि होती है तो वह अपने आप को एक दूसरे से लगाव करने में कठिनाई होने लगती है, जो बालक को संवेदनात्मक रूप से परेशान कर सकते हैं। धीमी वृद्धि के समय समायोजन करना अत्यधिक सरल एवं सहज होता है। दूसरा पॉइंट है पोषण संबंधी आवश्यकताएं। जब बालक तीव्र वृद्धि चक्र से गुजरता है तब उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं सबसे अधिक होती है। यह समय बालक के जन्म के 2 या 3 माह तक होता है। ऐसे बच्चे जिन्हें पर्याप्त पोषण जो उनकी वृद्धि के अनुकूलन होना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। वे थक जाते हैं, चिड़चिड़े एवं क्रोधी हो जाते हैं। इस कारण वे विद्यालय के कार्य तथा खेलों में कम रुचि लेते हैं, जिससे उनका सामाजिक समायोजन बिगड़ जाता है। आइए अब आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है ऊर्जा का स्तर यानी लेवल ऑफ एनर्जी। इसका भी वृद्धि पे पर प्रभाव पड़ता है बालक का।
देखिए, जब वृद्धि तीव्र गति से होती है, तब ऊर्जा का उपभोग अधिक मात्रा में किया जाता है। जब वृद्धि तेज गति से होती है, तो ऊर्जा का उपभोग जो है अधिक मात्रा में होता है बालक में। इसके परिणाम स्वरूप बालक आसानी से थक जाते हैं। इस कारण बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। जबकि धीमी वृद्धि चक्र में बच्चे के लिए खेलने तथा अन्य क्रियाओं के लिए अधिक ऊर्जा होती है। अतः इस अवधि में बच्चे अधिक प्रसन्नतापूर्ण एवं आसानी से रहने वाले होते हैं। चौथा पॉइंट है भद्दापन। देखिए, तीव्र वृद्धि के संग बहुधा भद्दापन भी दिखाई देता है। ऐसे बच्चे जिनका पूर्व में अच्छा समन्वय था, परंतु अब वे भद्दे एवं फुर्र दिखाई देने लगते हैं। जब वृद्धि की गति कुछ कम हो जाती है, तब यही भद्देपन अच्छे क्रियात्मक समन्वय द्वारा प्रत्यास्थापित कर दिया जाता है। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, वृद्धि के लय किस तरह से होता है बच्चे में, बालक में। देखिए, यद्यपि शरीर के कार्य एक तिहाई की तरह होते हैं, किंतु शरीर के विभिन्न भाग अपने अनुसार धीमी या तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। वह अपने समय अनुसार ही पूर्ण परिपक्व आकार में पहुँचते हैं। जीवन के प्रथम वर्ष के अतिरिक्त बालक वजन की अपेक्षा कद में बहुत तीव्रता से बढ़ते हैं। इसी प्रकार चेहरे का निचला भाग ऊपरी भाग की तुलना में अधिक वेग या शीघ्रता से बढ़ता है। शरीर की मांसपेशियां, अस्थियां, फेफड़े एवं ब्रह्म ज्ञानेंद्रियां सभी एक साथ अपनी वृद्धि काल के वर्षों में लगभग 20 गुना आकार में बढ़ जाती है। जबकि आंखें, मस्तिष्क एवं अन्य भाग या अंग जो कि जन्म के समय तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित रहते हैं तथा धीमी गति से बढ़ते हैं। इस प्रकार वृद्धि के सभी चरण या अवस्थाएं निरंतर एवं संयोग से मिलकर पूरी तरह होती है। आप देख लीजिए, ये जो चरण होती है एक तरह से निरंतर होती रहती है। देखिए, उदाहरण के लिए देखते हैं आगे। देखिए, उदाहरण के लिए एक बालक का मस्तिष्क उस समय पढ़ना बंद नहीं कर देता है जब मांसपेशियां, फेफड़े तथा अस्थियों की वृद्धि हो रही हो। वृद्धि शरीर के सभी भागों में वृद्धि के काल के दौरान निरंतर होती रहती है। मतलब ये जो है एक जो निश्चित काल होते हैं उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। वृद्धि के नियम, लॉ ऑफ ग्रोथ। वृद्धि हमेशा शीर्ष से प्रारंभ होती है। याद रखिएगा, वृद्धि जो हमेशा जो है सिर से, मथा जिसको बोलते हैं सिर, हेड से प्रारंभ होती है एवं पैर पर समाप्त होती है। अर्थात पहले बालक के सिर एवं चेहरे वाले भागों में वृद्धि होती है, फिर धड़ तथा पैरों के भाग में वृद्धि होती है। वृद्धि के नियम को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। पहला है, वृद्धि पास से दूर की ओर प्रवृत्त होती रहती है, यानी कि ग्रोथ प्रोसीड्स फ्रॉम नियर टू फार। देखिए, वृद्धि का यह नियम पहले केंद्र वाले भागों में लागू होता है, उसके पश्चात दूर के भागों में होती है। उदाहरण के लिए सबसे पहले कंधे कंधों, फिर कोहनी, उसके पश्चात कलाई तथा सबसे अंत में उंगलियों की मांसपेशियों परिपक्व होती है। दूसरा नियम है, वृद्धि निरंतर और क्रमानुसार होती है, यानी ग्रोथ इज कंटिन्यूअस एंड ऑर्डिनरी। देखिए, बालक की वृद्धि में निरंतरता पाई जाती है, अर्थात वृद्धि सतत होने वाली प्रक्रिया होती है। यद्यपि इसकी गति में तीव्रता तथा धीमापन अवश्य पाया जाता है तथा वृद्धि निश्चित क्रम के अनुसार होती है। आइए अब आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है वृद्धि का, वृद्धि सरल से जटिल की ओर होती है, यानी ग्रोथ प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इस नियम के अनुसार बालक की वृद्धि पहले सरल फिर जटिल होती है। बालक के संपूर्ण शरीर की सामान्य वृद्धि पहले होती है, विशिष्ट अंगों की वृद्धि जो है बाद में होती है। ठीक है, 2 क्वेश्चन देख लिए इस वीडियो में। आने वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिवृद्धि तथा विकास की परिभाषा दीजिए तथा विकास के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद चौथा है, विकास से आप क्या समझते हैं, विकास की अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके चलिएगा। ये 2 क्वेश्चन आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं पेपर 1 का। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है, आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन करते जाएं, ताकि इन सब क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप इसे अच्छे तरीके से लिख पाइएगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
चलिए, थैंक यू। जय हिंद।